अलविदा सीडीएस जनरल विपिन रावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भारतीय सेना के जहाज से आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली कैंट में होगा। तमिलनाडु में कुन्नूर के नजदीक बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 जवानों की मौत हो गई है, जिसके बाद आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को उनके घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सीडीएस जनरल विपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जनरल रावत सुबह 8:47 पर दिल्ली के पालम एयरबेस से भारतीय वायुसेना के एम्बरर विमान से रवाना हुए थे। इसके साथ ही सुबह 11:34 पर सुलूर एयरबेस पर वो पहुंचे थे। सुलूर से उन्होंने वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर से करीब 11:48 पर वेलिंगटन के लिए वो उड़ान भरे थे और उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर दोपहर 12:22 पर क्रैश हुआ था। तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर है। हर कोई उनके कार्य को याद कर रहा है और जिस तरह से देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, उन्हें याद किया जा रहा है और हर किसी के जुबान से यही निकल रहा है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत हमेशा देश की धड़कन बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। लेकिन जिस तरह से आज पूरा देश गम के माहौल में है, जाहिर तौर पर हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। किस तरह से आप उनके दक्षता को देख रहे हैं, किस तरह से उनकी कर्तव्य परायणता को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, ऐसे में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अत्यंत अनुभवी, कार्यकुशल, दूरदृष्टि वाला योद्धा किसी भी राष्ट्र को बहुत कम मिलता है। मेरा और जनरल रावत का संबंध तकरीबन 32 साल था। 32 साल से कल सवेरे तक हम लोगों ने साथ में काम किया। जब मैं सेना मुख्यालय में ब्रिगेडियर के पद पे काम करता था, तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे काम कर रहे थे हमारे साथ में मिलिट्री ऑपरेशन में। उसके बाद जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन के अरुणाचल प्रदेश में गया, तो वहां वो कर्नल के रूप में काम कर रहे थे चाइना बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद ब्रिगेडियर के साथ में काम किया और फिर हमारे संबंध बढ़ते गए, जान पहचान एक साथ हुई। और इन तमाम बातों से उसी समय हम उनको बोलते थे कि देखिए, आपकी योग्यता जो है वो बहुत उच्च श्रेणी की है और ईश्वर करेगा आपको एक दिन एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पर आपको जाने का मौका मिलेगा। ये जब वो ब्रिगेडियर थे तब हमने उनको बताया 2-3 बार। बिल्कुल। और जिस तरह से सर उनकी कार्यशैली जिस तरह से रही है, एक इंटरव्यू में सुना था मैंने, किस तरह से उन्होंने कहा था कि बहुत पहले उन्होंने किसी गुरु ने उनसे कहा था कि काम हमेशा ईमानदारी के साथ करना, और उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज को अमल में लाया और मैं ईमानदारी के साथ बढ़ा और आज यहां पर पहुंचा। लेकिन जिस तरह से आज देश में शोक की लहर है उनके जाने से, निश्चित तौर पर पूरा देश जो है वो आज उन्हें याद कर रहा है। मैं चाहूंगी आप उनके साथ जो भी एक अच्छा वक्त आपने बिताया है, आप दर्शकों से साझा करें।
उनका जो सबसे बड़ी बात थी कि उनकी योग्यताओं को और अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारतीय शासन ने उन्हें, जब श्री पर्रिकर जी रक्षा मंत्री थे, सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके सेना अध्यक्ष के कार्यकाल में बहुत सा अच्छी सख्त कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ और अन्य विषयों पर। वो बड़े कड़क प्रभाव के थे कि जब कोई कार्रवाई करना है सोच के करना है, और एक बार यदि निर्णय ले लिया तो उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो अत्यंत स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति थे। कई लोग बोलते हैं अरे इतना सच क्या बोलना है, वो बोलते थे अगर सच नहीं बोलना तो आप बोलिए मत, आप बोलिए मत। बोलने के पहले 3 बार विचार कीजिए और बोलने के बाद फिर उसको आप वापस मत लीजिए। कई बार उनका लोगों ने कहा अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात जो है कि वो ये नहीं थे कि लकीर के फकीर, जो चल रहा है वो चलने दीजिए आप। उन्होंने बहुत सा सुधार किया। जब वो सीडीएस बने, शासन ने उनको सीडीएस बनाया पिछले वर्ष 2020 में 1 जनवरी को, तभी से उन्होंने सेना में जो सुधार होना चाहिए उसके ऊपर कार्यक्रम किया। एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जो बनी थी, उसको कुछ लोग शेखरकर कमेटी बोलते हैं, मैं उसका अध्यक्ष था और उस समय से हमारी कई बार बात होती थी उनको। उस कमेटी ने कहा था, भारत सरकार से निवेदन किया था कि आप सीडीएस को अतिशीघ्र बनाइए। कौन बनता है ये बात अलग है, ये उनका विचार है, ये शासन का काम, लेकिन सीडीएस का पद होना चाहिए। और शासन ने पूरी छानबीन के बाद, पूरी विचारधारा के बाद उन्होंने सीडीएस बनाया। भारत के इतिहास में पहले सीडीएस वो बने। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ जब वो ट्रेवल कर रहा था, उस समय उन्हें दुर्घटनावश ईश्वर की शरण में जाना पड़ा। ये भी पहली बार ही हुआ है। भारत का सीडीएस भी पहली बार बना और ये इस प्रकार की घटना भी पहली बार हुई है। जिस हेलीकॉप्टर में वो सफर कर रहे थे वो सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर माना जाता है। तो हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार का जो वेदर खराब होता है, वहां पर जो जिस जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है, मैंने वहां काम किया है, एक साल मैंने पढ़ा है वेलिंगटन में, पहाड़ी क्षेत्र है, अचानक बादल आ जाते हैं और सामने का धुआं दिखाई नहीं पड़ता है। यही कारण होगा, या हेलीकॉप्टर में जब उड़ रहे थे उस समय कुछ खराबी आई होगी। एक बार जब वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर दिमापुर में थे, नागालैंड में, ये ऐसा ही हादसा हुआ था। वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे और तकरीबन केवल 30 फुट ऊपर जब गया हेलीकॉप्टर, वो कड़क से नीचे आ गए। पर ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि उनके भाग में था उनको भारत का सर्वोच्च अधिकारी बनने का, ऐसा उनकी किस्मत में था। बिल्कुल सर, जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह से देश प्रेम की भावना उनके अंदर रही है, ऐसे में हर कोई अचानक से आई इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन हालांकि अब स्वीकार करना पड़ रहा है कि वाकई में ये हादसा हुआ है। और जिस तरह से देश को ये एक बड़ी क्षति हुई है, मैं चाहूंगी आप जरा बताएं कि किस तरह से देश को ये क्षति हुई, क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत का जाना सिर्फ उनका जाना ही नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, उनका कार्यकाल शासन ने 3 साल दिया था और 3 साल की अवधि में बहुत कुछ करना चाहते थे। थिएटर कमांड की स्थापना हो रही है, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, सेना में बहुत से सुधार हो रहे हैं। और ये उस व्यक्ति के माध्यम से होता है जिसकी इच्छा शक्ति सबल हो कि नहीं, ये तो करना ही चाहिए, राष्ट्र हित में ये आवश्यक है, चाहे इसके पीछे कितनी भी व्यवधान आए, हमें ये काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ेगा। दूसरा, आप देखिए, पिछले 2 महीने में उन्होंने 2-3 बार कहा कि हमें सबसे बड़ा खतरा भारत को चीन से है। इतना स्पष्ट किसी ने नहीं कहा था। जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक बार संसद में बयान दिया था कि आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा शत्रु चीन होगा। उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की। लोगों ने कहा आपको क्या जरूरत है, कैसे आप बोल सकते हैं।
पर उनके रक्षा मंत्री के बाद में जो चीन ने हमारे साथ व्यवहार किया है उससे स्पष्ट होता है ठीक इसी प्रकार। और उस समय जब उन्होंने कहा था, जनरल रावत मेरे साथ कर्नल के पद पे काम करते थे, मैं लेफ्टिनेंट जनरल था और वो कर्नल के पद पे थे, उन्हें बात मालूम थी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो चीन होगा, पाकिस्तान तो है ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका अनुभव जो है इस मामले में बहुत ज्यादा रहा है और जिस तरह से हमेशा वो जो विपत्ति देश में आने वाली होती थी पहले से उसका अनुभव वो कर लेते थे। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शेखतकर जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ थे, इन्होंने अपने साथ जो वक्त बिताए थे सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ, जिस तरह से उनके साथ काम किया है उस वक्त को साझा किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।